दोस्तों, अगर आपको दिमाग खुजा देने वाली मूवीज पसंद हैं, जिसमें आपको आसानी से सवालों के जवाब ना मिल पा रहे हों और एक के बाद एक लगातार ट्विस्ट आते जा रहे हों, तो मैं आपको आज की ये मूवी रेकमेंड करूंगा। ये जापानीज थ्रिलर आपको एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देगी, लेकिन उसके लिए आपको कहानी को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि जहां भी आप इसको मिस करेंगे वहीं आगे की डिटेल्स आपसे मिस होना शुरू हो जाएंगी। मूवी थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसे 1.25x स्पीड पर भी देख सकते हैं। साथ ही इस मूवी को साल 2021 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कैब को देखते हैं जो एक ब्रिज से गुजर रही होती है। इस कैब में शिनिची नाम का ड्राइवर एक लेडी कस्टमर कायको को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी कायको कहती है कि मुझे तुम्हारे बॉस ने बताया कि तुम एक टाइम पर फेमस नॉवेलिस्ट हुआ करते थे। तुमने एक किताब भी लिखी थी जिसने काफी अच्छा बिजनेस किया था, और आज उसी किताब के पैसों से तुम बिना किसी दिक्कत के अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हो। अब शिनिची इस पर हाँ करता है। तभी शिनिची के पास किसी का कॉल आता है, लेकिन शिनिची इस कॉल को रिसीव नहीं करता, क्योंकि ये कॉल एक अनजान नंबर से था। आगे शिनिची कायको को छोड़ने के बाद अपनी बिल्डिंग के पास वापस लौटता है, जहां पहले से दो लोकल गुंडे जिनका नाम जैंग और जू था, वो उसका इंतजार कर रहे थे। अब जैंग शिनिची से पूछता है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया। अब शिनिची बिना कुछ कहे इन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। तो जैंग ये देखकर गुस्सा हो जाता है और शिनिची को पकड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों उसकी पिटाई करने लगते हैं। अब असल में शिनिची इन दोनों को पहली बार देख रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि ये दोनों उसे क्यों मार रहे हैं। तब जैंग बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी में घुसने की। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस एरिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। शिनिची कहता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे बस पैसेंजर्स को रिसीव करने के लिए ऑर्डर मिलते हैं। जैंग कहता है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगली बार तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी में दिखना नहीं चाहिए। तभी जैंग के पार्टनर जू को एक कॉल आता है, जिसके बाद ये दोनों शिनिची को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वहां एक बुजुर्ग आदमी टोमोडाची आता है। यहाँ टोमोडाची को शिनिची की हालत देखकर बहुत दया आती है, लेकिन फिर भी वो शिनिची से 30,000 येन मांगता है, जो उसने शिनिची को उधार दिए थे। ये सुनकर शिनिची परेशान हो जाता है। अब टोमोडाची कहता है मुझे पता है कि तुम वो पैसे मुझे कभी नहीं चुका पाओगे, और ऐसा कहकर टोमोडाची अपने बुक स्टोर की तरफ चला जाता है। दरअसल टोमोडाची एक बुक स्टोर चलाता था और शिनिची का इस बुक स्टोर में आना जाना लगा रहता था। यहाँ हम देखते हैं कि आज रीटा नाम की एक कस्टमर टोमोडाची को अपनी कुछ पुरानी किताबें देती है, जिसके बदले टोमोडाची रीटा को 10,000 येन देता है। अब वो पैसे लेकर रीटा अपनी दो बेटियों के साथ स्टोर से चली जाती है। फिर रीटा के जाने के बाद शिनिची बुक शेल्फ से पीटर पैन की किताब निकालता है और टोमोडाची के पास जाकर उसे पढ़ने लगता है। तब टोमोडाची कहता है बुक्स पढ़ना बंद करो और अपनी दूसरी किताब लिखो, तुम्हारी पिछली किताब को रिलीज हुए काफी वक्त बीत गया है। इसे सुनकर शिनिची सामने रखे कैलेंडर की तरफ देखता है। इस साल फरवरी में लीप ईयर था, यानी एक दिन एक्स्ट्रा था। इसे देखकर शिनिची कहता है एक्स्ट्रा चीजें कुछ एक्स्ट्रा दिनों के अंदर ही होती हैं। आगे कुछ महीनों के बाद हम शिनिची को एक रेस्टोरेंट के सामने देखते हैं। यहाँ शिनिची अपने सामने बैठे एक आदमी को काफी समय से देख रहा होता है। शिनिची ने नोटिस किया था कि ये आदमी हर रात रेस्टोरेंट में बैठकर कोई ना कोई नॉवेल पढ़ता है। आज शिनिची से रहा नहीं जाता और वो सीधा उस आदमी के पास जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके सामने बैठ जाता है। सामने बैठे आदमी का नाम हिडेयोशी होता है। अब शिनिची हिडेयोशी से कहता है मेरे ख्याल से आपकी कोई फैमिली नहीं है, इसी वजह से आप पिछले 6 महीनों में इसी रेस्टोरेंट में अकेले आ रहे हैं, वो भी रात के समय। हिडेयोशी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी एक वाइफ और एक बेटी भी है। शिनिची कहता है फिर आप उन दोनों को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आते हो? शायद आपका कोई गैर कानूनी बिजनेस होगा जिसे आप अपनी फैमिली वालों से छुपा रहे होंगे। तो हिडेयोशी कहता है मैं बस यहाँ अपनी किताब खत्म करने आता हूँ, ताकि मेरी फैमिली इस दौरान अच्छे से नींद ले सके। वैसे क्या तुम हर इंसान को ऐसे ही देखकर उनकी लाइफ के बारे में इमेजिन करते हो? जिस पर शिनिची कहता है मैं बस फैक्ट्स को देखकर उनका कनेक्शन पता लगाता हूँ, जिससे हर किसी का छुपाया हुआ सच अपने आप ही सामने आ जाता है। अब इसे सुनकर हिडेयोशी कुछ देर खामोश होकर उससे कहता है मैं कुछ सालों तक घर से बाहर था, और जैसे ही आज मैं पहली बार अपने घर वापस लौटा, वैसे ही मेरी वाइफ ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर शिनिची हैरान हो जाता है, जबकि हिडेयोशी आगे कहता है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ का कहना है कि ये सब एक मिरेकल था।
जैसे कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती वो बस मिरेकल्स होती हैं। अब ऐसा कहकर हिडेयोशी शिनिची से दोबारा मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हिडेयोशी के जाने के बाद शिनिची स्क्रीन के पास आकर ऑडियंस को बताता है कि उस दिन के बाद से मूवी का मेन कैरेक्टर कभी हिडेयोशी से वापस नहीं मिल पाया, क्योंकि अगले ही दिन हिडेयोशी और उसकी पूरी फैमिली शहर से अचानक गायब हो गई। दरअसल अभी तक जो हमने देखा वो बस शिनिची की एक फिक्शनल स्टोरी थी, जिसे वो सामने बैठी अपनी एडिटर रैन को सुना रहा था। अब रैन ये स्टोरी सुनकर कहती है कि तुम्हारी कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम भी शिनिची है, और साथ ही 3 साल पहले इस क्लब में काम करने से पहले तुम भी एक कैब ड्राइवर ही थे। इस तरह देखने में ये तुम्हारी कहानी लग रही है। तो शिनिची कहता है, ये सब मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें आगे की स्टोरी प्रिंट होने से पहले पढ़नी है तो तुम्हें मुझे 50,000 येन देने होंगे। और क्या तुम जानना नहीं चाहती कि हिडेयोशी और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और वो लोग शहर से अचानक गायब कैसे हो गए? इसे सुनते ही रैन शिनिची को वो पैसे दे देती है और नॉवेल के आगे के पेजेस लेकर अपने घर चली जाती है। फिर घर जाकर रैन शिनिची की लिखी उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है, और तब हम कहानी में हिडेयोशी को वापस देखते हैं, जहां हिडेयोशी की बेटी अकाने एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, जिसे हिडेयोशी आज स्कूल से पिकअप करने जाता है। फिर हम यहाँ पर हिडेयोशी की पड़ोसन राइचैन को देखते हैं, जो वहाँ पर अपने बेटे को लेने आई थी। तभी वहाँ पर हिडेयोशी को सानो का कॉल आता है, जो उसकी असिस्टेंट थी। असल में सानो को 30,000 येन की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए उसने फोन किया था। तो अब हिडेयोशी सानो को 30,000 येन जल्द ही देने का प्रॉमिस करता है और कॉल कट कर देता है। अब आगे हिडेयोशी रास्ते में चल रहा था और तभी उसे किसी का कॉल आता है। उस कॉल में किसी गुंडे की आवाज थी, जो हिडेयोशी से कह रहा था कि मेरे पास एक सीक्रेट सामान है, जिसे शाम तक मैं तुम्हारे बार में डिलीवर कर दूंगा, और तुम्हें बस कल तक उस सामान को सही सलामत अपने बार में रखना है। तो हिडेयोशी इस काम के लिए मान जाता है। फिर हिडेयोशी अपने घर वापस लौटता है, जहां उसकी वाइफ तनाको बहुत देर से उसका वेट कर रही होती है। असल में हिडेयोशी अक्सर काफी जल्दी में रहता था और आज भी घर में ठहरने की जगह वो अपने किसी काम से बाहर जा रहा होता है। तभी तनाको उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और जल्द ही उनका दूसरा बच्चा होने वाला है। लेकिन इसे सुनकर हिडेयोशी बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में आखिर किसका बच्चा है? जिस पर तनाको कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हारा। लेकिन हिडेयोशी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ तुम, मेरी बेटी अकाने और मैं था, इसलिए इसमें चौथा कोई और शामिल नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर हिडेयोशी घर से बाहर चला जाता है और किसी आदमी को कॉल करके उसे बार में मिलने बुलाता है। आगे हम मारिको नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को एक होटल में देखते हैं, जो उसी कंपनी की प्रोस्टिट्यूट थी जिसमें शिनिची कैब ड्राइवर था। अब उसको इस होटल में उसके क्लाइंट जैक ने बुलाया था, जिससे मिलने के बाद वो उस होटल से निकल जाती है। फिर रात में मारिको शिनिची को कॉल करके कहती है, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। असल में मेरी जान पहचान का एक आदमी है जिसे उसकी ट्रेन पकड़नी है, लेकिन बर्फ की वजह से इस वक्त टैक्सी मिलना नामुमकिन है। तो क्या तुम उसे स्टेशन छोड़ दोगे? अब शिनिची इसके लिए मान जाता है। और दोस्तों, इस पॉइंट तक आपको समझ आ गया होगा कि मूवी में चल रही सारी स्टोरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आगे उस कस्टमर को भेजने से पहले खुद मारिको शिनिची की गाड़ी में जाकर उसे बहुत सारे पैसे देती है और उससे कहती है कि तुम किसी को भी कभी नहीं बताओगे कि तुमने आज रात किसे और कहां ड्रॉप किया है। तो शिनाची इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद मारिको अपने कस्टमर को उस कैब के अंदर बैठा देती है। फिर हमें इस कस्टमर का नाम पता चलता है, जो था हारुयामा। अब हम देखते हैं कि शिनिची अब हारुयामा को लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब रास्ते में जाते वक्त शिनिची हारुयामा से स्टेशन का नाम पूछता है, तो हारुयामा कहता है कि तुम सीधे 5-6 किलोमीटर चलते रहो और जैसे ही तुम्हें कोई ऐसा स्टेशन दिखे जहाँ कोई आदमी ना हो, वहाँ तुम मुझे छोड़ देना। अब शिनिची कहता है, लेकिन ऐसे स्टेशन में कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती। तो हारुयामा कहता है, मुझे पता है, दरअसल मुझे वहाँ कोई और जरूरी काम है। अब ये सुनकर शिनिची समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई गैर कानूनी चीज होने वाली है। खैर, तभी शिनिची को उसका बॉस कॉल करता है, जो कहता है कि मेरी आज एक लेडी के साथ अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया और इसीलिए मैंने उस लेडी को पिकअप करने कोई कैब नहीं भेजी। लेकिन वो लेडी अब भी उसी रेस्टोरेंट में मेरा वेट कर रही है, तो क्या तुम उसे भी रास्ते से पिक कर सकते हो? और उस लेडी का नाम ओकुडाई है। अब शिनिची अपने बॉस के ऑर्डर को तो मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो हाँ कह देता है। इस बीच ये दोनों स्टेशन जाते वक्त एक रोड तक पहुंचते हैं, जहां हारुयामा उसे गाड़ी रोकने को कहता है और खुद गाड़ी से बाहर चला जाता है।
अब हालांकि शिनिची को इस सब से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और फिर ओकुडाई को रिसीव करने उसी रेस्टोरेंट में पहुँचता है जिसके बारे में उसके बॉस ने बताया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में रीटा बैठी होती है, वही रीटा जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और जो उस बूढ़े आदमी टोमोडाची के बुक स्टोर पर बुक्स बेचकर 10,000 येन ले गई थी। अब शिनिची को देखते ही रीटा उसके पास आकर बताती है कि मैं ही आज रात के लिए ओकुडाई नाम की लेडी हूँ जिसे तुम्हारे बॉस ने भेजा है। अब शिनिची को ये देखकर हैरानी होती है क्योंकि रीटा एक जिम्मेदार औरत थी, लेकिन अपने बच्चे का पेट पालने के लिए अब वो प्रोस्टिट्यूट बनने जा रही है, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए वो रीटा और उसके बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उन्हें अपने बॉस के ऑफिस ले जाता है। और फिर उस रात के बाद से शिनिची को उनमें से कोई भी कस्टमर दोबारा नहीं दिखता। अब मूवी कुछ महीनों बाद शिफ्ट होती है जहां हम मिस्टर टोमोडाची के बुक स्टोर के पास राइचेन को देखते हैं। अब वो वहां आकर खड़ी ही होती है कि इतने में अचानक शिनिची पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों कई महीनों से अफेयर में थे। अब राइचेन को डर लगता है कि कोई उन्हें देख लेगा, इसीलिए शिनिची फौरन टोमोडाची का बुक स्टोर खोलकर राइचेन को अंदर ले जाता है। फिर राइचेन स्टोर के अंदर शिनिची को एक बैग लाकर देती है, लेकिन इस बैग में लॉक लगा हुआ होता है। अब राइचेन कहती है कि मरने से पहले मिस्टर टोमोडाची ने ये बैग तुम्हारे नाम करके गए थे, पता नहीं इस बैग में क्या होगा। वैसे आजकल इस शहर में कुछ अजीब चीजें घट रही हैं। आज सुबह वाले अखबार में क्या छपा है तुम जानते हो? वो कहती है कि अकाने का पूरा परिवार अचानक से इस शहर से कहीं गायब हो गया और अकाने और मेरा बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वहीं अकाने के पिता मिस्टर हिडेयोशी बहुत बिजी आदमी थे और वो कभी कभार ही अपने घर जाते थे। अब ये सब सुनकर शिनिची को शक होता है कि कहीं ये हिडेयोशी ही वो हिडेयोशी तो नहीं जिससे उसने 4 महीने पहले रेस्टोरेंट में बात की थी। ये जानने के बाद शिनिची जल्दी से टोमोडाची का बैग लेकर बाहर निकलता है, जहां उसे न्यूज़पेपर का एक बंडल दिखाई देता है जिसमें से वो हिडेयोशी और उसके परिवार के गायब होने वाली खबर को ढूंढकर पढ़ने लगता है। इस खबर को देखकर शिनिची के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे शिनिची अपने घर में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बैग में लगे लॉक का पासवर्ड क्या होगा। शिनिची को पासवर्ड खोलते खोलते रात हो जाती है, लेकिन पासवर्ड नहीं खुलता। तभी बाहर टहलते वक्त शिनिची को याद आता है कि मिस्टर टोमोडाची की फैमिली में बस उनकी वाइफ थी जिनका बर्थडे लीप ईयर में आता था। इस तरह अब शिनिची लीप ईयर की तारीख डालता है तो वही उसका पासवर्ड निकलता है। इसके बाद वो लॉक खोलकर जब बैग में देखता है तो बैग के अंदर उसे पीटर पैन की पुरानी बुक दिखती है। साथ ही उसके नीचे लगे कपड़े को हटाने पर उसे ढेर सारे नोटों की गड्डियां मिलती हैं, जिनके ऊपर 30,000 येन के 3 नोट अलग से रखे हुए होते हैं। अब शिनिची एक एक करके उन नोटों को गिनता है तो ये टोटल 3,30,00,000 येन निकलते हैं, जिसे देखकर शिनिची हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन शिनिची कॉफी शॉप में बैठकर किसी का वेट कर रहा होता है और उसी कॉफी शॉप में एक वेट्रेस भी थी जिसका नाम था जुआना। यहाँ हमें पता चलता है कि शिनिची ने अपने बॉस को यहाँ पर मिलने बुलाया था। फिर जुआना के वहाँ से जाने के बाद बॉस शिनिची से कहता है कि तुमने मेडा के बारे में खबर पढ़ी? मेडा वही बार्बर है जिसे तुम रोज अपने बाल कटवाते हो। साथ ही मेडा की एक सिस्टर भी है जिसे जुआ खेलने की बुरी लत लगी हुई है। वो आगे बताता है कि मेडा हर महीने अपनी उसी सिस्टर को 10,000 येन दिया करता था, लेकिन जब मेडा की सिस्टर ने हाल ही में मिले 10,000 येन गैम्बलिंग मशीन में डाले तो वो पैसे मशीन से रिजेक्ट हो गए। जिसके बाद मेडा की बहन ने इस बात की शिकायत वहाँ की एक एम्प्लॉय से की और फिर वहाँ के क्लर्क ने उन पैसों को डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, जिससे पता लगा कि मेडा का वो 10,000 येन जाली था। अब ये पता लगने के बाद पुलिस वाले मेडा को उसके स्टोर से उठाकर अपने साथ ले गए। फिर मेडा ने पुलिस वालों को बताया कि वो जाली नोट उसके नहीं बल्कि उसके किसी कस्टमर के थे। वो बताता है कि जिस दिन उसको वो 10,000 येन रिसीव हुए थे उस दिन उसने सिर्फ 3 लोगों के बाल काटे थे, तो शायद उन्हीं में से किसी ने ये नोट दिए होंगे। अब ये सुनकर शिनिची को याद आता है कि उसी दिन उसने भी मेडा से हेयर कट करवाकर उसे 10,000 येन दिए थे। इसका मतलब हो ना हो ये वही 10,000 येन होंगे। बॉस आगे कहता है कि मेडा के जेल से रिहा होते ही उससे मिलने लोकल गुंडे जैंग और जू आए और वो दोनों इस बात को लेकर क्यूरियस थे कि जाली नोट वाला कस्टमर कौन था। फिर इस बात को उगलवाने के लिए उन दोनों ने मेडा को बहुत मारा, लेकिन फिर भी मेडा ने किसी का नाम नहीं लिया, खासकर तुम्हारा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास जाली पैसे किस तरह से और कितने आए, बल्कि मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम उन नोट्स का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम पूरी तरह से फंस जाओगे। आगे शिनिची बैग के नोट में से एक नोट को मशीन के अंदर डालता है और 10,000 येन की तरह ये नोट भी रिजेक्ट हो जाता है।
यानी बैग में मिले सारे नोट जाली होते हैं और उनमें से कोई भी नोट असली नहीं होता। फिर मूवी कुछ दिनों बाद शिफ्ट होती है, जहां शिनिची अपनी गाड़ी से मारिको को ड्रॉप करने आया था। मारिको गाड़ी से उतरते वक्त अपने पीछे रखी चीज पर इशारा करके कहती है कि हारुयामा इस चीज को जलाना चाहता था, लेकिन अब वो शहर से बाहर है, इसलिए इसे जलाने का ऑर्डर हारुयामा ने तुम्हें दिया है। और ऐसा बोलकर मारिको गाड़ी से उतर जाती है। फिर जब शिनिची पीछे देखता है तो वहाँ एक नॉर्मल सा बैग पड़ा हुआ होता है। अब वो उस बैग को लेकर एक डिस्पोजल फैक्ट्री पहुँचता है, जिसमें अगर कोई इंसान किसी को जलाकर मार डाले तब भी इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं होगी। वेल, अब बैग डिस्पोज करने से पहले शिनिची इस बैग में रखे सामान को देखने लगता है और उसे उसमें एक खराब वीडियो कैमरा मिलता है, जिसके अंदर एक मेमोरी था। इसके बाद शिनिची कहीं से कैमरा का जुगाड़ करके उस मेमोरी के अंदर की फुटेज देखता है। इस वीडियो में हम हारुयामा और तनाको को साथ में देख पाते हैं। दोस्तों, तनाको वही है हिडेयोशी की वाइफ। खैर, हारुयामा को फिजिकल होते वक्त वीडियो बनाने का शौक था और इस फुटेज में उसने तनाको की वीडियो बनाई थी। अब इस वीडियो को देखकर शिनिची बहुत हंसता है, क्योंकि उसे हारुयामा का वो राज पता चल गया था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। फिर हमें रिवील किया जाता है कि जिस रात शिनिची ने हारुयामा को ड्रॉप किया था, उस रात सामने कार में तनाको उसका वेट कर रही थी। और फिर अगले दिन तनाको ने हारुयामा को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड हिडेयोशी के घर लौटते ही उसे बता दूंगी कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा उसका है। और हिडेयोशी इतना बेवकूफ है कि वो मेरी इस बात को बिना कोई सवाल किए मान भी जाएगा। तो दोस्तों, इसके कुछ ही दिनों बाद ही असल में तनाको ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर हिडेयोशी को दी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली हिडेयोशी को शक हो गया था कि तनाको के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, जैसा कि हमें शुरू में दिखाया गया था। खैर, अब आगे हम देखते हैं कि मेडा की शॉप में कुजीरा नाम का एक नया कस्टमर आता है, जो देखने में किसी गुंडे जैसा लग रहा था। दरअसल कुजीरा के लिए ही जैंग और जू जैसे गुंडे काम करते थे। अब हम देखते हैं कि मेडा कुजीरा को बैठाकर उसके बाल काटने लगता है और इसी बीच कुजीरा कहता है कि तुम्हारे कस्टमर्स में से एक आदमी कोई नॉवेलिस्ट भी है और उसकी फेवरेट किताब कुछ पीटर पैन करके है। तो मेडा इस बारे में कुछ नहीं कहता और फिर कुजीरा पैसे देकर चला जाता है। फिर अगले ही दिन हम शिनिची के बॉस को देखते हैं, जो उससे कहता है कि जिसका डर था वही हुआ। कल रात मुझे किसी का धमकी भरा कॉल रिसीव हुआ, जिसमें सामने वाला आदमी कह रहा था कि जितनी चालें तुमने चलनी थी चल ली और अब सारा खेल खत्म होने वाला है। सुनो शिनिची, वो फर्जी पैसे तुमने इस्तेमाल किए थे और सिर्फ मेडा की वजह से तुम बच रहे हो, लेकिन मेडा कभी भी टूटकर उन माफियाओं को सब बता देगा। अब इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ और इसके बदले में तुम रेजिग्नेशन के ये पैसे रख लो। और ऐसा कहकर शिनिची का बॉस घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिनिची डिसाइड करता है कि वो कुजीरा को सारे पैसे देकर उससे माफी मांग लेगा, लेकिन तभी रास्ते में शिनिची को जुआना दिखती है। जुआना का इधर भी एक पार्ट टाइम जॉब था, जिसके लिए वो वहाँ से गुजर रही थी। अब शिनिची जुआना को अपने साथ बुलाता है। दरअसल शिनिची अपने साथ उस बार का एड्रेस लाया था जहाँ कुजीरा और उसके लोग कभी कभी आया करते थे। फिर बार में एंटर करते वक्त जुआना शिनिची को बताता है कि असल में इस बार का मालिक हिडेयोशी है, जिससे तुम उस रात बात कर रहे थे। लेकिन इस बात पर शिनिची को यकीन नहीं होता, क्योंकि हिडेयोशी दिखने में काफी शरीफ था। इधर हिडेयोशी के बारे में सुनकर बार की एक कॉल गर्ल मारिया उनकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है। मारिया उन्हें बताती है कि हिडेयोशी और कुजीरा अक्सर मिलकर किसी जाली नोट के बारे में बातें किया करते थे। फिर मारिया की बात सुनकर शिनिची समझ जाता है कि कुजीरा से मिलने के लिए मारिया ही उसकी मदद कर सकती है। अब इसीलिए शिनिची जानबूझकर मारिया से दोस्ती करने लगता है। वहीं इन्हें इस तरह से बात करता हुआ देख मारिया की फ्रेंड मिन अंदर ही अंदर जलने लगती है। जबकि कुजीरा के बारे में और जानने के लिए शिनिची को मारिया के साथ समय बिताना पड़ता है। फिर अगले दिन जब शिनिची की आंखें होटल में खुलती हैं, तो वो होटल के मॉनिटर में जैंग को देखता है, जिसे मारिया की फ्रेंड मिन वहां लाई थी। फिर जैसे ही शिनिची होटल के बाहर निकलता है, वैसे ही जैंग उसे पकड़कर बहुत पीटता है। असल में मारिया, जिसके साथ शिनिची ने कल रात बिताई थी, वो जैंग के पार्टनर जू की वाइफ थी। अब शिनिची झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ, मैं मारिया के साथ कल रात उसके कमरे में था, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने बस उससे रात भर कुजीरा के बारे में बात की थी, क्योंकि मेरे पास कुजीरा के लिए कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। लेकिन मिन को शिनिची की बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ऐसा आदमी आखिर फेमस कुजीरा सर के बारे में कैसे जान सकता है। तो शिनिची कहता है, प्लीज आप लोग एक बार मिस्टर कुजीरा को कॉल कीजिए, वरना इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा।
अगर कुजीरा को पता चला कि आप लोगों ने मुझे कुजीरा से बात करने से रोका तो कुजीरा आप दोनों को ही मार डालेगा। जैंग शिनिची की बात मानकर कुजीरा को कॉल करता है। अब जैंग कुजीरा से बात करने के बाद कहता है, तुम्हें कुजीरा सर ने वो पैसे मुझे देने को कहा है ताकि मैं उन्हें लौटा सकूं। इसे सुनकर शिनिची जल्दी से पैसे लाने जाने लगता है। तभी शिनिची जाते वक्त जैंग को अपनी बुक देकर कहता है, कुजीरा सर को ये बुक देकर कहिए कि अब से मैं एक फुल टाइम राइटर हूँ और मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। अब जैंग कहता है, कुजीरा ने तुमसे एक और बात कही थी कि क्या 2 उड़ते हुए पक्षी अब भी बैग में हैं? तो इस बात पर ये दोनों ही नहीं समझ पाते। जिसके बाद जैंग पैसों का बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही शिनिची को किसी लेडी का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मेडा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, सुना है कि तुम किसी जॉब की तलाश में हो। तो शिनिची कहता है, हाँ आपने सही सुना है। अब लेडी कहती है, फिर तुम जल्दी से मेडा के बार्बर शॉप में आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। इसके बाद शिनिची प्रेजेंट में रैन से कहता है। फिर हमारी कहानी का हीरो मेडा की शॉप में पहुँचता है जहाँ मेडा उसको कॉल वाली लेडी से इंट्रोड्यूस कराता है। उस लेडी का नाम कनाको था जो कंजी टाउन में एक बार की मालकिन थी। इसके बाद शिनिची को कनाको के बार में एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है और वो वहाँ खुश रहने लगता है। इस कहानी को सुनकर रैन कहती है, हम अभी जिस बार में हैं वो कंजी टाउन में ही है और इस बार की मालकिन का नाम भी कनाको सान ही है। लेकिन ये कहानी फिक्शनल है। पर अब रैन को शक हो गया था कि शिनिची उसे जो कहानी सुना रहा है वो असल में कहीं पर घटी है। अगले दिन से रैन उन जगहों पर जाना शुरू कर देती है जहाँ की डिटेल्स बुक में लिखी थी। रैन देखती है कि कहानी में बताया गया मेडा का शॉप असल में हुआ करता था, लेकिन फिलहाल उसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद रैन एक रेस्टोरेंट में होती है। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ कहानी का हीरो शिनिची और हिडेयोशी पहली बार मिले थे और उन्हें जुआना नाम की वेट्रेस ने कॉफी सर्व की थी। तभी रैन के पास एक वेट्रेस आती है और कहानी की तरह इस वेट्रेस के बैच में जुआना लिखा हुआ था। इसे देखकर रैन काफी हैरान होती है और अब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि शिनिची की लिखी गई कहानी एक रियल लाइफ पर बेस्ड है। खैर, रास्ते में रैन को किसी फाउंडेशन का स्टाफ मिलता है जो काफी समय से शिनिची से मिलना चाहता था। अब वो स्टाफ शिनिची को एक लिफाफा देता है जिसमें एक फाइल थी और उसके अंदर शिनिची के नाम से 30 मिलियन येन का डोनेशन रिसिप्ट था। अब स्टाफ कहता है, आपने किसी एजेंट के जरिए इतना सारा पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाया है, इसलिए हम इन पैसों के जरिए कई लोगों की मदद कर सकेंगे। तो शिनिची कहता है, क्या पूरे 30 मिलियन येन बैंक ने रख लिए और उन्हें उन नोटों पर कोई शक भी नहीं हुआ? तो स्टाफ कहता है, बिल्कुल नहीं। वैसे आपने जो डोनेट किया है वो रकम काफी ज्यादा है, इसलिए उसकी रिपोर्ट मुझे कुजीरा सर को देनी होगी। अब इसे सुनकर शिनिची हैरान होकर कहता है, कुजीरा का आपके फाउंडेशन से क्या लेना देना? तो स्टाफ कहता है, दरअसल कुजीरा सर साइड से एक फाउंडेशन भी चलाते हैं और असल में ये डोनेशन आपके नाम से कुजीरा सर ने ही करवाया था। दरअसल कुजीरा सर को पैसा रखना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि सभी मुसीबतों की जड़ ये पैसा ही है। अब ये सुनकर शिनिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे सारा खेल समझ में आने लगता है। फिर शिनिची मन ही मन सोचता है कि वो 30 मिलियन येन असली थे और उनमें से 30,000 येन के नोट जो अलग से रखे हुए थे सिर्फ वही फर्जी थे और उन्हीं 30,000 येन में से एक नोट मैंने मेडा को बाल काटने के बदले दिया था, जिसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 जाली नोट बचे हुए थे और उन 2 नोट्स को मशीन में डालने की वजह से मुझे लगा कि बैग में पड़े सारे पैसे नकली हैं। अब ये सोचते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर शिनिची को समझ में आ गया था कि जिन 2 उड़ते हुए परिंदों की बात कुजीरा फोन पर कर रहा था वो परिंदे असल में बैग में रखे वही 2 जाली नोट थे। अब रैन कहती है, इसका मतलब वो 30 मिलियन येन असली थे जिन्हें तुमने गवा दिए। तो शिनिची कहता है, हाँ, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं, कम से कम मेरा कुजीरा से तो पीछा छूटा। लेकिन तभी बार की मालकिन कनाको कहती है कि तुम अब भी कुजीरा के चक्कर में पड़ सकते हो, क्योंकि तुमने जो कहानी लिखी है उसमें कुजीरा और उन 30 मिलियन येन का भी जिक्र है। तभी येन कहती है, तुम्हें कुजीरा और उसके नकली नोटों के बारे में नहीं लिखना चाहिए था। जिस पर शिनिची कहता है, मैं उस बारे में लिखना भी नहीं चाहता था। तो रैन कहती है, तो फिर तुम किस बारे में लिखना चाहते थे? जिस पर शिनिची कहता है, मैं बस हिडेयोशी के बारे में लिखना चाहता था, जिसकी पूरी फैमिली एक रात में गायब हो गई और बस इसी स्टोरी के लिखने के चक्कर में मैंने वो सारी स्टोरी लिखी जिनका कनेक्शन उनके साथ था, या यूं कहो कि मैंने वो सब लिखा जो भी मैं जानता था। आगे रैन कहती है कि उन जाली नोट और हिडेयोशी की फैमिली के गायब होने के पीछे तुम्हें ऐसा क्या कनेक्शन दिखा जो तुमने उसके बारे में लिखा? तो शिनिची कहता है, तुम्हें कहानी में कुछ अजीब नहीं लगा जैसे मिस्टर टोमोडाची ने उस बैग में 30 मिलियन येन के साथ 30,000 येन अलग से क्यों रखे
और आखिर उन पैसों के बैग के अंदर पीटर पैन की बुक क्या कर रही थी। आगे वो कहता है कि मुझे मिलने से पहले हिडेयोशी को उसी दिन 3 लोगों के कॉल्स आए थे, जिनमें से सबसे पहली थी हिडेयोशी की क्लाइंट सानो, जिसने उससे फोन पर 30,000 येन मांगे थे। वही रास्ते में चलते वक्त हिडेयोशी को उसका दूसरा कॉल आया और वो कॉल असल में कुजीरा का था, जो कॉल पर बता रहा था कि मेरे पास 30,000 के नकली नोट हैं, जिन्हें मैं शाम तक एक बॉक्स में तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, लेकिन संभल कर, वो नकली नोट किसी दूसरे के हाथ में लगने नहीं चाहिए। लेकिन उसी शाम सानो पैसे लेने के लिए बार में आई और सानो ने हिडेयोशी का वही बॉक्स खोलकर उसमें से 30,000 येन निकाल लिए और यही 30,000 येन असल में नकली थे। असल में इन येन को सानो ने अपने बॉयफ्रेंड जैक को देने के लिए मांगा था। हालांकि सानो को कोई आइडिया नहीं था कि जैक इन पैसों से क्या करेगा। फिर आगे जैक ने उन्हीं पैसों को देखकर एक कॉल गर्ल हायर की, लेकिन ये कॉल गर्ल कोई और नहीं बल्कि इत्तेफाकन मारिको ही थी। तो इस तरह अब वो 30,000 के नकली नोट्स मारिको के पास आ चुके थे और उसको भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर रात को मारिको ने शिनिची की बुक लेकर उसके अंदर वही 30,000 येन डाल दिए और उस बुक को वापस गाड़ी में रख दिया। असल में इन पैसों के बदले शिनिची को हारुयामा को लिफ्ट देनी थी और फिर हारुयामा को छोड़ने के बाद जब शिनिची अपनी अगली क्लाइंट रीटा और उसके बच्चों को लेने गया तो गाड़ी में बैठते वक्त रीटा की बड़ी बेटी को गाड़ी में पीटर पैन की वो बुक दिखी। फिर जब रीटा और उसकी बच्ची गाड़ी से उतरकर ऑफिस जा रही थी तभी रीटा ने अपनी बेटी के हाथ में पीटर पैन की बुक नोटिस कर ली और जब रीटा ने उस बुक को खोलकर देखा तो उसमें मारिको द्वारा रखे गए 30,000 येन थे। इसलिए अब उन्हें वापस करने के लिए रीटा बाहर गई, लेकिन तब तक शिनिची वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका था। अब शिनिची की उस शहर में मिस्टर टोमोडाची से अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए रीटा ने वो पैसे टोमोडाची को दे दिए ताकि टोमोडाची इसे शिनिची को वापस कर सके। लेकिन टोमोडाची ने कुछ और ही सोच कर रखा था। असल में टोमोडाची के दिमाग में था कि वो बैग में रखे पैसों के साथ ही ये पैसे भी शिनिची को दे देगा, क्योंकि शिनिची के अलावा उनका कोई नहीं था। फिर शिनिची बताता है कि बैग में रखा बाकी पैसा असल में मिस्टर टोमोडाची की वाइफ का इंश्योरेंस मनी था, जिसके बारे में टोमोडाची ने मुझे एक बार बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंश्योरेंस का पैसा इतना ज्यादा होगा। फिर शिनिची कहानी को जारी रखते हुए कहता है कि उसी रात तक कुजीरा को पता चल गया था कि उसके नकली नोट्स बॉक्स से फरार हो चुके हैं, इसलिए कुजीरा ने उस रात हिडेयोशी को बार में मिलने बुलाया। लेकिन इस बीच हिडेयोशी से एक गलती हो गई। दरअसल हिडेयोशी को मिस्टर कुजीरा के कॉल के बाद बार में होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो अपनी वाइफ से मिलने चला गया। अब इसके लिए हिडेयोशी कुजीरा से माफी मांगता है, लेकिन कुजीरा कहता है मैंने सुना कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे साथ फिर धोखा किया है। तो हिडेयोशी कहता है हाँ, वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, जिस पर कुजीरा कहता है कि उस बेचारी को अभी तक नहीं पता कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वो आगे कहता है कि देखो हिडेयोशी, मेरे नकली नोट्स गायब हो चुके हैं, उनका दोषी मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी वाइफ को मानता हूँ, इसलिए हमें किसी भी तरह से उसे मार डालना चाहिए। लेकिन हिडेयोशी कहता है कि मेरी 5 साल की बेटी अकाने है, उसे इस उम्र में उसकी माँ की जरूरत है। तो कुजीरा कहता है पहली बात तो यह है कि अकाने तुम्हारी बेटी नहीं है, क्योंकि तुमसे शादी होने से पहले ही तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ऊपर से अपनी इसी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुमसे शादी की। अब हिडेयोशी कहता है हाँ जो भी है, लेकिन तब भी मैं अपनी वाइफ से नाराज नहीं हूँ और मुझे पता है कि ये नया बच्चा भी मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब इसे सुनकर कुजीरा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ कुजीरा के साथी आकर बताते हैं कि हमने उस आदमी का नाम और एड्रेस पता कर लिया है जिसे सानो ने नकली नोट्स दिए थे, और उस आदमी ने बताया कि उसने वो पैसे मारिको नाम की एक कॉल गर्ल को दे रखे हैं। साथ ही हमने हिडेयोशी की वाइफ के बारे में भी पता किया है, जो इस वक्त एक दूसरे आदमी हारुयामा के साथ है। अब दोस्तों, ये वही दिन था जिस दिन शिनिची हारुयामा को ड्रॉप करने गया था और उस वक्त शिनिची की गाड़ी के पीछे ही कुजीरा की गाड़ी खड़ी थी। फिर शिनिची के जाने के बाद कुजीरा के लोगों ने हारुयामा को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था और ये सब गाड़ी के अंदर से देखकर तनाको बहुत डर गई थी। अब उस वक्त कुजीरा तनाको को बताता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड और 5 साल की बच्ची को भी खोना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम सभी को मारकर डिस्पोजल फैक्ट्री में जला देंगे और लोगों को लगेगा कि तुम सभी गायब हो गए। इधर हम देखते हैं कि हिडेयोशी कुजीरा के लोगों से हारुयामा को मारने से मना कर रहा था, जिस चक्कर में अब कुजीरा के लोग उल्टा हिडेयोशी को ही मारने लगते हैं, जिसके बाद घायल हिडेयोशी ना चाहते हुए भी उन सब की मौत देखने पर मजबूर हो जाता है। अब प्रेजेंट में ये सारी कहानी फैक्ट्स को मिलाकर शिनिची लिख रहा था, यानी ये सारी की सारी शिनिची की थ्योरीज थी
और फिर फ्लैशबैक के सीन में हमें रिवील किया जाता है कि उस न्यूज़पेपर में शिनिची ने हिडेयोशी और उसके परिवार के गायब होने की खबर पढ़ी थी। और खबर पढ़कर जब शिनिची फिर से रेस्टोरेंट में गया था तो उसे वहाँ इस बार कोई नहीं दिखा। फिर आगे जब शिनिची इस कहानी को लिखने बैठता है तो उसे कहानी की एंडिंग सेटिस्फाई नहीं लगती, क्योंकि इस कहानी में हिडेयोशी की पूरी फैमिली मारी गई थी। इसलिए शिनिची कहानी की एंडिंग बदल देता है और उसमें ऐसा दिखाता है कि जब कुजीरा के लोग हिडेयोशी की फैमिली और उसके बॉयफ्रेंड को खत्म कर देते हैं तब उनकी लाश को डिस्पोज करने के लिए हिडेयोशी जाता है, क्योंकि अपनी धोखेबाज वाइफ को सजा देने का प्लान खुद हिडेयोशी का ही था और इसमें कुजीरा ने उसका साथ दिया था। अब अपनी फैमिली की लाश लेकर हिडेयोशी डिस्पोजल फैक्ट्री की तरफ चला जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इसके बाद मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है और अब तक शिनिची की लिखी हुई बुक पब्लिश हो चुकी होती है, लेकिन शिनिची को अब भी एक बात खाए जा रही थी। इसलिए वो रैन से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हिडेयोशी कभी उस राइटर से मिलने आएगा जो उसके साथ बस एक रात रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठा था? तो रैन कहती है शायद हिडेयोशी राइटर को उसी की पीटर पैन वाली बुक देने वापस आ सकता है। तभी वहाँ कनाको आकर एक पार्सल देती है और कहती है कि बाहर खड़े कस्टमर ने इसे तुम्हारे लिए भेजा है और उसने ये भी कहा है कि इसे बस तुम ही समझ सकते हो। अब शिनिची उस पार्सल को खोलकर देखता है और एकदम से शॉक होकर बाहर चला जाता है, क्योंकि असल में पार्सल के अंदर वही पीटर पैन की बुक थी। इसलिए इसे देखकर शिनिची समझ गया था कि हिडेयोशी यहीं कहीं है। तभी बाहर जाते ही शिनिची को अपने सामने हिडेयोशी दिखता है, जिसे दूर से देखकर शिनिची समझ जाता है कि उसकी थ्योरीज सही थी, यानी असल में हिडेयोशी की वाइफ का मर्डर उसके सामने जबरदस्ती नहीं करवाया गया था, बल्कि अपनी वाइफ को मारने के पीछे पूरी तरह से हिडेयोशी का ही हाथ था। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। साथ ही अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। बाकी हम मिलेंगे आपसे एक और शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।